Okay, hello. So this is a quick rundown of chloramphenicol. It's quick because I don't have time. Also, anyways, yeah. So first things first, chloramphenicol is bacteriostatic, just like tetracycline जो हमने पढ़े थे. It's not bacteria. It is bactericidal in high enough doses, but usually we don't give इतनी ज़्यादा high doses because इसकी toxic side effects बहुत ज़्यादा है. But anyways, it can be bactericidal, but it's bacteriostatic just like tetracyclines. Iska mechanism of action is it's a protein synthesis inhibitor, and unlike tetracycline, which acts on 30s unit of ribosomes, this acts on the 50s unit of the ribosome, subunit of the ribosome. और ये मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये उसका है प्रोटीन सिंथेसिस की जो ट्रांसलेशन, आई थिंक यू कॉल दिस, जो ट्रांसलेशन फेज़ है उसका पार्ट है. तो उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे टीआरएनए लगा होता है विद एन अमाइनो एसिड, फिर दूसरा टीआरएनए आता है और I think I messed up the sequence a little bit. हाँ ओके, तो ये नया टीआरएनए आता है और ये जो है ना ये अपना अमाइनो एसिड इसको दे देता है, ठीक है. एंड देन इट इटसेल्फ इट लीव्स आफ्टर गिविंग द अमाइनो एसिड अवे, ठीक है. और फिर इधर एक और टीआरएनए आता है और वो फिर अपना अमाइनो एसिड ये वाला अपना अमाइनो एसिड इसको दे देगा और इसकी चेन लंबी हो जाएगी, ठीक है. दैट्स हाउ द साइकिल गोज. बट दिस एक्ट्स ऑन द ट्रांसपेप्टाइजेशन और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का जो ट्रांसलेशन का फेज़ है, एंड दैट इज़ दिस फेज़, जिसके अंदर दो पेप्टाइड बॉन्ड्स के बीच में दो अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनती है और ये इधर कनेक्ट हो जाते हैं. तो it inhibits this step by fixing on the 50s ribosome which you can see है इसी को सराउंड कर रहा है और ट्रांसपेप्टाइजेशन रोक दी, प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस यहीं पर रोक गया, ठीक है. अब इसके हम लोग स्पेक्ट्रम पे आ जाते हैं. तो इट इज़ एक्सट्रीमली ब्रॉड स्पेक्ट्रम. इट्स यूज्ड अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, स्पाइरोकीट्स, anaerobes and also resistant bacteria. So that's why we only use these for like serious purposes, again because it's also extremely toxic. So an example of its applications जो sketchy वालों ने बताया है कि it's used in meningitis epidemics and for example Rocky Mountain spotted fever जो रिकेट्सिया की वजह से होता है, आई थिंक सो. तो वो प्रेगनेंसी में हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देख सकते, तो उसकी जगह हम क्लोराम्फेनिकोल देते हैं. अगेन इट्स यूज फॉर टाइफस, क्यू फीवर, कोलेरा, यू नो ऑल दिस रियली सीरियस एपिडेमिक जिनके पैंडेमिक्स आते हैं, एपिडेमिक्स आते हैं. तो उस टाइप की चीज़ है, ठीक है. तो मेनिंजाइटिस के लिए इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोनिमोनियाइटिस, स्ट्रेप्टोनिमोनिया, Haemophilus influenza. It can be used against any of these because it's very very broad spectrum. इसके pharmacokinetics are that it's given IVIM, not orally, and it has a very 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 high volume of distribution. CSF में भी जाता है, breast milk में भी जाता है, CSF में जाता है, that's why it's used in meningitis. Again, tetracycline also has a very good volume of distribution and so does chloramphenicol, ठीक है. अब इसकी एक्सक्रीशन का पाथवे लिवर के थ्रू भी होता है, किडनीज के थ्रू भी होता है. लिवर इसको UDP ग्लूक्यूनिनेशन करता है और उसको एक्सट्रीट कर देता है, एंड किडनीज जस्ट किडनी डज इट्स थिंग. एंड इसका अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्माकोडायनामिक इज़ दैट दिस इज़ अ वेरी पोटेंट साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर. तो ये बेसिकली अगर इनके साथ जो भी P450 के जो सबस्ट्रेट होते हैं, वारफेरिन, फेनेटोइन, कार्बामेज़ेपिन, ओमेप्राजोल की तरह, तो उनकी डोजेस को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है because उनकी मेटाबॉलिज्म को ये इनहिबिट कर देता है. तो उनके साथ फिर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, ठीक है. इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स आर अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दो मेन साइड इफ़ेक्ट्स इसके एनीमिया और दूसरा इस कॉल ग्रे बेबी सिंड्रोम. सो ग्रे बेबी सिंड्रोम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो लेट्स गो टू द एनीमिया पहले. So it can cause hemolytic anemia, but this is reversible. It's concentration dependent या डोज डिपेंडेंट. तो अगर आपने डोज कम कर दी तो ये ख़त्म हो जाएगा. तो ये उस तरह की एनीमियास कॉज करता है, G6PD डिफिशेंसी टाइप एनीमियास, जिसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकती बॉडी, ठीक है. बट इसके अलावा इट ऑल्सो कॉजेज एप्लास्टिक एनीमिया विच इज़ इरिवर्सिबल एंड इट डज दिस बाय सप्रेसिंग द बोन मैरो. तो दिस इज़ अ नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया. दिस इज़ ऑल्सो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया. हाँ, तो बेसिकली ये इसके बहुत ज़्यादा
डेंजरस साइड इफ़ेक्ट है। और दूसरा ग्रे सिंड्रोम में क्या होता है कि जो बेबीज़ होते हैं, जो नियोनेट्स होते हैं, उनकी किडनीज ना इतनी अच्छी तरह डेवलप होती हैं, सैड फेस ना उनका लिवर इतनी अच्छी तरह से ग्लूक्यूरोनिडेशन कर सकता है, अगेन सैड फेस। तो उनके अंदर क्योंकि प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो रही, तो उनके अंदर फिर टॉक्सिसिटी बन गई, टॉक्सिसिटी से उनको साइनोसिस हो जाता है, दैट्स वाई दे लुक ग्रे। फ्लैसिडिटी हो जाती है, फ्लॉपी हो जाते हैं, दे स्टॉप ईटिंग, दे स्टॉप ब्रीदिंग, एंड आई थिंक दे वुड प्रॉबेबली डाई। और ये टॉक्सिसिटी उन लोगों में भी हो सकती है जिनकी मतलब किडनी फंक्शन ठीक नहीं और लिवर फंक्शन ठीक नहीं है, अडल्ट में भी हो सकती है। तो या दिस इज़ एन ओवरव्यू ऑफ क्लोराम्फेनिकोल।